गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले अपन ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के बारे में स्टडी की थी, क्या होता है, इनके एडवांटेज क्या हुए, इंडिया में इनको एडॉप्ट किया तो। और इसके पहले अपन ने पढ़ा था कि इंडिया में इकोनॉमी रिफॉर्म्स इनको एडॉप्ट करने के पीछे रीज़न क्या था, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत बैकवर्ड हो चुकी थी, ठीक है ना। तो इंडिया की इकोनॉमी में जैसे प्रॉब्लम्स होती है, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ट्रेड डेफिसिट हो गया, इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए इकोनॉमी रिफॉर्म्स 1991 के अंदर एडॉप्ट किए गए थे। तो उसमें से जो आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन रहेगा। तो क्या है ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद देखते हैं अपन। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी फॉर वेरियस पर्पस। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डोमेस्टिक जो इकोनॉमी होती है, ठीक है ना, डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो वर्ल्ड की अदर इकोनॉमी होती है उसके साथ में क्या कहते हैं, उसका यूनिफिकेशन यानी उनको साथ में जोड़ा जाता है, उसको ज्वाइन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है एक इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के साथ कंबाइन किया जाता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, अलग अलग पर्पज हो सकता है, जिससे क्या होता है अलग अलग प्रॉफिट है वो आगे हम देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है यूनिफिकेशन का प्रोसेस है जिसमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसके साथ यूनिफाइड किया जाता है, उसके साथ उसको मतलब मिक्स किया जाता है, उसके साथ उसको ज्वाइन किया जाता है। इसी प्रोसेस को अपन ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में क्या था भाई, ग्लोबलाइजेशन का और भी देख सकते हो कि जैसे कि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का जो फ्लो था वो फ्री हो गया था, यानी टैक्सेस थे वो सारे खत्म कर दिए थे गवर्नमेंट ने। अलग तरह के जो अननेसेसरी टैक्सेस थे उनको खत्म कर दिया एक्सटर्नल ट्रेड पे एज वेल एज डोमेस्टिक ट्रेड पर, चाहे वो आपके सर्विस हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया या नॉलेज हो गया, इनका फ्री में फ्लो हो रहा था एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री थे उनके बीच में, चाहे सर्विस हो गया, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, गुड्स या नॉलेज, इनका एक्सचेंज किया जा रहा था, यानी एक्सचेंज हुआ था ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ था। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो अननेसेसरी टैक्सेस थे जो फॉरेन ट्रेड के ऊपर, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है इनके ऊपर जो अननेसेसरी जो टैक्सेस थे इनको गवर्नमेंट ने, इनका जो कह सकते हैं जो भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यानी अब जैसे कि दूसरी कंपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी आ रही, ट्रेड करनी आ रही, तो उसके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन थे वो सारे खत्म कर दिए थे। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी या गुड्स की क्वालिटी होती है उसमें हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज और टेक्नोलॉजी, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्लोबलाइजेशन को बनाने में। कि ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है या उसमें जो चीज़ें हुई थी, इसमें इंफॉर्मेशन का, ये टेक्नोलॉजी का, और साथ में जो एमएनसीज या मल्टीनेशनल कंपनीज, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है। दोनों कंपनीज से, चाहे वो आपके एमएनसीज हो चाहे आपके टेक्नोलॉजी, इन्होंने अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब इसके बाद देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है कि ग्लोबलाइजेशन इंडिया में आया है, इसको एडॉप्ट किया गया इस रिफॉर्म्स को, तो हमारे को क्या फायदा मिला। तो सबसे पहले दे रखा है थ्रू ग्लोबलाइजेशन थ्रू बताया जा रखा है, एक तो इन्वेस्टमेंट इन सर्विस और जो टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला था अलग अलग कंट्रीज के अंदर। यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री से टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज कर रही थी, और बताया जा रहा है इन्वेस्टमेंट सर्विस, कोई भी सर्विस के अंदर, चाहे वो फूड की सर्विस हो, हेल्थ रिलेटेड सर्विस हो, कोई भी सर्विसेज हो, उनमें हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिला था एक कंट्री का दूसरी कंट्री के बीच में। जैसे कि अलग अलग कंट्रीज ने दूसरी कंट्री में जाकर अपना इन्वेस्टमेंट किया था, या वहाँ पर सर्विस को एक्सचेंज किया था, या टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया था, ये सारी चीज़ें होती है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुई थी। सेकंड दे रखा है वो पहले पढ़ चुके हैं, एक तो फ्री फ्लो न्यू टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी थे उनका फ्री में फ्लो हो रहा था, और साथ साथ बताया जा रहा है प्रोडक्शन मेथड का, किस तरह से प्रोडक्शन को अपन इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से किसी चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। तो प्रोडक्शन का मेथड और जो आपकी न्यू टेक्नोलॉजी होती है ये अलग अलग कंट्रीज के बीच में क्या थी, एक्सचेंज की जा रही थी। ये भी सब जो भी चीज़ें हुई थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में, चाहे इनका एक्सचेंज होना, तो ये भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ था। अगर देखा है प्रोडक्शन कॉस्ट, इससे क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई थी। इनका मतलब है जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो कम हो गया था। कि एक तो जैसे कि मान लो एक ही तरीका हमारे पास है, एक हमारे पास में एक तरीका, एक टेक्नोलॉजी यहाँ से है, एक कुछ कंट्री ने दी, तो इससे क्या प्रोडक्शन की जो क्वालिटी थी वो इंक्रीज हुई, और जब प्रोडक्शन हमारे पास ज़्यादा होने लग गया तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो क्या हो गई, डाउन हो गई या वो डिक्लाइन हो गई थी। अगला दे रखा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हैज इंक्रीज, यानी कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो गई थी। कि जब हम वही बात है कि अगर आपके पास में ओनली वन रिसोर्सेज है, एक ही सोर्स है कि आप एक सोर्स से कोई चीज़ को अचीव कर सकते हो, एक ही सोर्स से हमें कोई चीज़ मिल सकती है,
लेकिन जो ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग जो एमएनसी जो अलग अलग कंट्रीज के एमएनसी थी वो क्या हो गई थी, अलग अलग कंट्री में एस्टेब्लिश हुई थी, और जिसकी वजह से बताया जा रहा है इनके बीच में कंपटीशन वाली फीलिंग थी कि मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो, मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो। तो इसी जो चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो क्वालिटी थी प्रोडक्ट की वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी इंक्रीज हुआ था, नई नई इंडस्ट्रीज थी उसको सेटअप की गई थी अलग अलग कंट्रीज के अंदर। और ग्लोबलाइजेशन की वजह से बताया जा रहा है कि एक तो हमारे यहाँ पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, इंडिया की बात करें पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, और अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम थी वो भी रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। कहने का मतलब था कि जब नई नई कंपनीज ने इंडिया में आगे स्टेब्लिशमेंट किया तो एक तो जॉब के जो चांसेज है अनएम्प्लॉय या जो एम्प्लॉयमेंट थी वो भी इंक्रीज हुई थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कम हो गई, और जिससे लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हुआ तो जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम था वो भी धीरे धीरे कम हुआ था। अब बताया जाएगा ग्लोबलाइजेशन ने जो एक रैपिड पेस दिया था डेवलपमेंट को, यानी जो डेवलपमेंट को रैपिड पेस देने का काम भी किसने किया था, ग्लोबलाइजेशन किया था। अब वो रैपिड जो पेस है डेवलपमेंट का वो इंफॉर्मेशन और साथ साथ में कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था कि जो कम्युनिकेशन में जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है अभी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें देखने को मिला था, उसी के थ्रू मतलब हमें चेंजेस देखने को मिले थे। तो ये था तो आपके ग्लोबलाइजेशन का क्या है, इसके प्रॉफिट है, क्या इसके लॉसेज है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा। अब इसके बाद में जो अलग अलग और प्रोग्राम जैसे कि अपन दो टॉपिक और पढ़ेंगे, एक तो स्वदेशी का और दूसरा पढ़ेंगे अपन स्किल डेवलपमेंट का। देखो जो अगला टॉपिक आता है अपना वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी क्या है, इससे पहले अपन ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को रीड किया। नेक्स्ट टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी। क्या है इसमें स्वदेशी, नाम से पता चल जाएगा आपको, स्वदेशी स्व यानी अपना देश एंड कंट्री, यानी अपनी कंट्री से बिलोंग करेगा ये। तो अगर देखें हम स्वदेशी का अगर टर्म मीनिंग देखें तो वो होता है ऑफ वंस ओन कंट्री। कहने का मतलब यानी कोई भी एक चीज़ जो अपनी कंट्री से बिलोंग करती है, यानी हमारी खुद की कंट्री से बिलोंग करती है, उसी को अपन स्वदेशी कह सकते हैं। आज के अगर सर्कमस्टेंसेस देखा जाए तो स्वदेशी का जो मीनिंग हो जाएगा वो ऐसी चीज़ों से हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा वो गुड्स और सर्विसेज जो इंडियन कंपनीज प्रोडक्शन करती है, या इंडियन कंपनीज के द्वारा जिन गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन किया जाता है उन्हीं के लिए अपन स्वदेशी का यूज कर सकते हैं। कि स्वदेशी का मीन्स ये है कि वो सारे आइटम्स, वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस बाय इंडियन कंपनी जिनका प्रोडक्शन करती है उन्हीं को अपन स्वदेशी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दिया आपको, अमूल हो गया है ना, जैसे अमूल, बजाज, जीरो, टाटा, पतंजलि, ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्वदेशी। या फिर आप कह सकते हो यानी स्वदेशी गुड्स या इंडियन कंपनी के द्वारा जो बनाए हुए प्रोडक्ट है, चाहे अमूल के, बजाज के, वो स्वदेशी गुड्स की कैटेगरी से अंदर आते हैं। बताते हैं स्वदेशी का जो मेन है, जो स्वदेशी जो कह सकते हैं इनका स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट, इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि ये उन चीज़ों को फोकस करता है। यानी स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि उन चीज़ों का यूज करना या उन चीज़ों का ज़्यादा यूज करने फोकस करना जो इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो गुड्स हो सर्विस जो इंडियन कंपनीज के द्वारा बनाई जाती है उनका ज़्यादा यूज करना। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड जो गुड्स होते हैं या जो फॉरेन जो गुड्स होते हैं, ठीक है ना, उनका क्या करना, उनका बाइकआउट करना, ये सारी चीज़ें आती है वो आपके स्वदेशी के अंदर आती है। इसके अलावा स्वदेशी के जैसे देख सकते हो आप कि जब इंडिपेंडेंस था, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम जब फ्रीडम स्ट्रगल चला था उसमें महात्मा गांधी ने भी एक स्वदेशी वर्ड या स्वदेशी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिनमें उन्होंने यही चीज़ की फोकस की थी कि मतलब स्वदेशी चीज़ों को हमें यूज़ करना चाहिए और जो भी फॉरेन गुड्स होते हैं उनका हमें बाइकआउट करना चाहिए। उन्होंने इस चीज़ को एज ए वेपन यूज किया था। और बताया जा रहा है उनकी ये थिंकिंग थी, महात्मा गांधी ऐसा सोचते थे कि कोई भी कंट्री अगर जितना ज़्यादा स्वदेशी फोकस करेगी, स्वदेशी को मतलब एडॉप्ट करेगी, इससे कह सकते हो वो कंट्री होती है सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री बन सकती है। अगर हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है किसी भी मैटर के अंदर तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे हमारी कंट्री चाहती है हम सेल्फ डिपेंडेंट बने तो उसको ज़्यादा का प्रोडक्शन है जो डेली नीडेड की कोई भी चीज़ें होती है उनका प्रोडक्शन खुद इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज के द्वारा ही किया जाना चाहिए। ये स्वदेशी कॉन्सेप्ट में आता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन इसके एडवांटेज से क्या फायदे हैं, तो सबसे पहले ये दे रखिए कि इट विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ लोकल गुड्स प्रोड्यूस बाय द इंडियन कंपनी। कहने का मतलब अगर स्वदेशी कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हैं तो इंडिया की जो कंपनीज के अंदर यानी इंडियन कंपनीज के अंदर जो बनने वाले जो लोकल गुड्स होते हैं, लोकल गुड का जो प्रोडक्शन होता है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। अगर हम यहाँ के बने हुई चीज़ों को यूज़ करेंगे
तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन तो है नहीं। अब जैसे फॉरेन गुड्स में तो हम अमेरिका की चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, चाइना का भी कर सकते हैं, रशियन का भी कर सकते हैं, कोरियन कंपनी कर सकते हैं, जापानीज कंपनी का भी कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या होगी, अलग अलग तरह की वेराइटीज आएगी। लेकिन अगर एक ही जैसे कि इंडियन कंपनी का, अगर इंडियन कंपनी से बनी हुई चीज़ों का अगर उन गुड्स का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडिया की जो कंपनी जो होती है तो उसकी जो कह सकते हैं उनके तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और यहाँ डिमांड होती है इन चीज़ों की, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएगी। अब जब डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट, ठीक है ना, और नेशनल इनकम में हमारी कंट्री की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ से बनने वाले प्रोडक्ट उनकी डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहने का मतलब हो जाएगा इंक्रीज होगी। क्या चीज़ें, एक तो कह सकते हो आप यहाँ पर जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल इनकम है वो हमारी कंट्री के अंदर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसके साथ साथ दे रखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया विल बी इंक्रीज। अब जैसे इंडिया की जो गुड्स होती है उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो हमें यहाँ पर जो वर्क भी ज़्यादा करना पड़ेगा, वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया के अंदर वो भी क्या हो जाएगी, इंडियन कंपनी के द्वारा ज़्यादा बढ़ेगी। अगला दे रखा है, अगर हम ज़्यादा स्वदेशी फोकस करते हैं तो हमारी कंट्री जो होती है उसका जो सेल्फ डिपेंडेंस बनना चाहती है उसमें भी क्या होगा, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। हम स्वदेशी को एडॉप्ट कर लेते हैं तो जो हमारा ड्रीम्स होता है सेल्फ डिपेंडेंस बनने का, वो भी क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। भाई जैसे कि जो बनाई हुई चीज़ें होती है, यहाँ की बनी हुई चीज़ों को यहाँ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा उन्हीं का यूज़ कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारी कंपनी का जो कह सकते हैं इंडियन कंपनी का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, और जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो गवर्नमेंट के पास जो टैक्सेस है, रेवेन्यू है, वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी गवर्नमेंट के पास टैक्स है वो भी ज़्यादा पहुँचेगा, तो गवर्नमेंट उन टैक्स से ज़्यादा टैक्स आएगा तो उनका जो पब्लिक वेलफेयर जो काम होते हैं उनके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। इसके साथ साथ जो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट अगर हम एडॉप्ट करते हैं तो स्वदेशी वर्ड से हमारे अंदर जो हमारे नेशंस के लिए जो फीलिंग है, लव की फीलिंग है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। या हमारे जो कंट्रीज के लिए है, जो ऐसे कि स्वदेशी, यानी ये गुड्स कौन सी कंपनी का है, ये गुड्स स्वदेशी कंपनी का है, हमारे देश की कंपनी का है। तो इस तरह की जो फीलिंग्स होती है, जो एक अफेक्शन की फीलिंग होती है नेशन के लिए, वो भी स्वदेशी से इंक्रीज होती है। और साथ साथ में जो नेशनलिज्म की फीलिंग होती है अमंग द सिटीजन्स, वो स्वदेशी से हमें देखने को मिलती है। यानी कि इनका मतलब ये दोनों फीलिंग्स होती है वो स्वदेशी वर्ड से देखने को इंक्रीज होती है। ऐसे कुछ चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। और किसी भी कंट्री के लिए बताया, किसी भी कंट्री के लिए जो स्वदेशी प्रोडक्शन है, जो अपने बनाए हुए देश के जो प्रोडक्शन है वो होने चाहिए, या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि अपन मेड इन इंडिया, अपन ने जो अपने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ाया होगा, इसका भी यही था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई जाए, और इंडियन कंपनी उनको बनाए और हम उन्हीं का यूज़ करें। इससे क्या होगा, हमारा ऑटोमेटिक नेशनल इनकम ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन यहाँ का इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखो अगला जो टॉपिक हमारे वो है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट, इस जो आप इसका देखा जाए, अगर मीनिंग से देखा जाए तो एक स्किल होती है, यानी का मतलब होती है हर एक पर्सन में अलग अलग तरह की स्किल होती है, तो स्किल को डेवलप करना, यानी उस स्किल का यूटिलाइज करना, या उस स्किल का डेली नीड के अंदर, चाहे अपने जॉब के अंदर, किसी भी एरिया के अंदर उसको डेवलप करना या उसको इंक्रीज करने का काम होता है, वो स्किल डेवलपमेंट की कैटेगरीज में आता है। क्या है अब इसके बारे में देख लेते हैं। स्किल डेवलपमेंट मीन्स, इसका मीन्स होता है टू एड समथिंग मोर टू द एबिलिटीज, कि हमारे पास जो एबिलिटीज हैं, जो हमारे पास एबिलिटीज है, डेट वी हैव लिखा हुआ है, डेट वी हैव, यानी हमारे पास जो भी एबिलिटी है उसके अंदर कुछ थोड़ा और ऐड कर देना, ठीक है ना। डेट वी हैव, डेट वी का मतलब हमारे पास क्या है, एबिलिटीज, जो एबिलिटीज हमारे पास है उसमें कुछ थोड़ा और ऐड कर देना, ठीक है ना। एंड टू मूव इट, और उसको यूज में लाना अ स्टेप अहेड, कहने का मतलब उसको थोड़ा आगे जाकर, या उसको थोड़ा मतलब जितना आप कर पाते हैं, जितना आपकी एबिलिटीज है कि आप कोई भी काम को जितना कर पाते हो, तो उस काम को करने की जो कैपेबिलिटीज है उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर देना, और जिसका यूज आप अपने आप को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, जिससे आप थोड़ा एक स्टेप या थोड़ा बहुत आगे बढ़ सकते हो, थोड़ा अपने आप को डेवलप कर सकते हो, वो आपकी स्किल डेवलपमेंट वाली कैटेगरीज के अंदर आता है। कहने का मतलब अपने पास जो भी एबिलिटीज है उन एबिलिटीज में कुछ और ऐड कर देना, जिससे कि आप थोड़ा बहुत या वन स्टेप अहेड, थोड़ा बहुत आगे
बढ़ सको या अपने आप की स्किल को डेवलपमेंट कर सकते हो करो, या अपनी एबिलिटीज हो उसमें थोड़ा और आगे चले जाओ, ठीक है ना। ये सारे स्किल डेवलपमेंट वाली कैटेगरीज में आता है। स्किल इज इम्पोर्टेंट, स्किल को एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया है टू कन्वर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन वेल्थ के अंदर, कि ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास में, ह्यूमन बीइंग एक रिसोर्सेज माना जाता है जब वो कुछ ना कुछ काम करता है, यानी कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है वो अगर कुछ ना कुछ काम करता है तो इट मीन्स वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। अब वो ह्यूमन हेल्थ कैसे बनेगा, ह्यूमन हेल्थ बनने के लिए तो कहने का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज को ह्यूमन हेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए स्किल का एक इंपॉर्टेंट रोल मान जाते हैं, स्किल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मान जाता है। बताते हैं ऐसा कि जब मान लो कोई भी लेबर होती है, कोई भी लेबर का मतलब कोई भी काम हो सकता है, आप जैसे कि पढ़ना लिखना या फिर जैसे डॉक्टर्स वगैरह वगैरह, टीचर्स या जो भी मिनिस्टर कह सकते हो आप, इंजीनियर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अपना वो काम कर रहे हैं चाहे मेंटली चाहे फिजिकली, वो लेबर होती है। यानी जब लेबर होती है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, लेबर होती है जब प्रोवाइड करवाई जाती है आपके यहाँ पर कैपेबिलिटी और स्किल के थ्रू। कहने का मतलब जब भी कोई भी लेबर होती है चाहे वो आपकी कैपेबिलिटी की हो या स्किल के थ्रू अगर प्रोवाइड करवाई जाती है, अब वो स्किल किस में है, जैसे एजुकेशन के थ्रू या हेल्थ के थ्रू या ट्रेनिंग के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली ह्यूमन हेल्थ बन जाती है। कहने का मतलब होती है हम अपनी कैपेबिलिटीज होती है, जो हमारे अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है उसके या हमारे अंदर जो भी स्किल है उस स्किल के थ्रू अपन लेबर दे रहे हैं, यानी उस स्किल का हम लेबर दे रहे हैं, लेकिन वो एजुकेशन के थ्रू दे रहे हैं, पढ़ लिख कर दे रहे हैं या हेल्थ अच्छा स्ट्रॉन्ग बन के दे रहे हैं या ट्रेनिंग करके उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ह्यूमन वेल हेल्थ बन जाती है। यानी जो सिमिलर है, जैसे एक लेबर काम कर रहा होता है, जैसे कि कहीं मकान होने का अपन काम कर रहे हैं, तो एक तो उसके अंदर क्या होता है, मेसन होता है जो क्या करता है बिल्डिंग को बनाने का काम करता है, एक जो होता है जो क्या करता है जो अलग अलग तरह का जो आपके मटेरियल्स होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, तो उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने का काम करता है। तो दोनों में डिफरेंसेज है, वो कुछ अपने स्किल का एक्स्ट्रा डेवलप करके, जो मेसन होता है जो मकान को दीवार को बनाने का काम करता है, तो वो क्या करता है अपने स्किल के थ्रू क्या करता है उसको सीधा शेप देने का काम करता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो शेप दे रहा है, ना कि वो जो सामान यहाँ से वहां लेकर आ रहा है। तो यही बताने की कोशिश कर रही है कि जब आप अपनी स्किल, जब आपने लेबर होती है तो अपने लेबर को अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने स्किल के थ्रू, इन दोनों का या अपनी स्किल का या अपनी कैपेबिलिटीज होती है, ठीक है ना, उनका एजुकेशन हेल्थ ट्रेनिंग के थ्रू जब उनका यूटिलाइज करते हो, जब लेबर देते हो उनके थ्रू, तो आपकी ह्यूमन वेल्थ होती है वो बन जाती है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर अगला जो दे रखा है थ्रू स्किल डेवलपमेंट, स्किल जो डेवलपमेंट है उसको थ्रू बताया जा रहा है प्रोडक्टिविटी, स्किल, क्वालिटी ऑफ मैन, ठीक है, ये सारी चीजें क्या होती है इंक्रीज होती है। एक तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इसके अलावा कोई भी मैन की जो स्किल और क्वालिटी है वो भी हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलती है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है वो परफेक्टली बहुत ज्यादा अपनी इंडिया की या कोई भी कंट्री की जिसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है उसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकता है। यानी कोई भी मेन होता है वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है नेशन को बिल्डिंग करने के लिए या नेशन के अंदर नेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन स्किल के थ्रू, स्किल डेवलपमेंट के थ्रू बताया जा रहा है उसकी जो क्वालिटी, उसकी स्किल वगैरह वगैरह जो क्या होती है इंक्रीज हो जाती है, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि इसी स्किल डेवलपमेंट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए या इसी को थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके थ्रू तो बताया जा रहा है स्किल का थोड़ा, स्किल जो डेवलपमेंट है उसका थोड़ा और इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनके थ्रू बताया जा रहा है कि या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके थ्रू बताया जाएगा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन 1 जुलाई 2015 में ऐसा एक जो प्रोग्राम था उसको लॉन्च किया गया था, स्किल डेवलपमेंट को या उसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, इम्पोर्टेंस को रियलाइज करते हुए बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उनके हेड, इस मिशन के हेड माने जाते हैं, इस मिशन के हेड है। और बताया जा रहा है कि इस जो मिशन का जो मेन टारगेट ये रखा गया है कि जो स्किल्ड को अचीव करने का टारगेट है हमारे पास, कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जिस तरह की स्किल हमें चाहिए, तो उस स्किल को अचीव करना, उस स्किल का मतलब अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, अलग अलग ट्रेनिंग के थ्रू मतलब उस स्किल को अचीव किया जाना, कि जैसे अलग अलग पहले ट्रेनिंग सेंटर है, उस ट्रेनिंग से उस ट्रेनिंग ली जाती है, फिर स्किल को डेवलपमेंट करने का प्रोग्राम है वो इस मिशन का रखा गया। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, इस प्रोग्राम के थ्रू बताया जा रहा है मिलियंस ऑफ पीपल इंडिया के उन्होंने बेनिफिट में उनको अलग तरह की पहले स्किल दी गई और स्किल को अचीव करने के बाद उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर जगह जॉब करने में काफी सारे लोगों को इससे फायदा हुआ है। अब स्किल डेवलपमेंट की क्या एडवांटेज है, क्या फायदे उसके बारे में पढ़ेंगे अपन।
तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर विल बी इंक्रीज बाय प्रोवाइडिंग स्किल्स। बताया जा रहा है हर एक के पास लेबर है, ठीक है ना, तो जब बताया जा रहा है जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो काम करने की जो कैपेसिटी है, जिस तरह का हम काम करना चाहते हैं उसको कितना बेस्ट कर सकते हैं, तो इस तरह की जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। किससे होगी, बाय प्रोवाइडिंग स्किल, कि जब हम लेबर को स्किल देंगे, जो हमारे पास लेबर काम करने की कैपेसिटी है, तो जब उसको स्किल मिलेगी, स्किल के साथ उसको काम करेंगे, तो हमारी जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बहुत सारे पीपल को मतलब बताएगा मेनी पीपल्स गेट एम्प्लॉयमेंट आफ्टर एक्वायरिंग स्किल्स, यानी स्किल को डेवलप करने के बाद, स्किल जब डेवलपमेंट हो जाती है तो उसके बाद में काफी ज्यादा जो पर्सन है, बहुत सारे पर्सन को ऑटोमेटिकली जो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। कब, जब वो अपनी स्किल को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। दिस हेल्प, और इससे क्या होगा, दिस विल हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और बताया जा रहा है इससे क्या होगा, इससे जो हमारा जो एक प्रॉब्लम आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। कब होगा, कि जब मान लो जैसे काफी ज्यादा यूथ है हमारे यहाँ, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ रही है, यूथ एजुकेशन गेन कर लेते, लेकिन एजुकेशन गेन करने के बाद में क्या होता है, उनको जब एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में आ जाते हैं, जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज है वो भी लगातार इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब आपको एजुकेशन भी इस तरह का दिया जाएगा, एजुकेशन के साथ साथ आपके स्किल को डेवलपमेंट करने का काम भी किया जाएगा, जिससे कि जैसे आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है वो भी हमें कहने का मतलब है कम हो, जिसका जो परसेंटेज भी कम हो जाएगा। नेशनल इनकम विल बी इंक्रीज एज लॉट ऑफ पीपल विल इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जब यहाँ पर सब पर्सन से हमको जॉब मिल रहा है, सब प्रोडक्शन के वर्क में क्या है, बिजी है, सब किसी न किसी काम करने के अंदर प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में इंगेज है। ऐसा रहने से क्या हो जाएगा, जो नेशनल इनकम है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। जब ज्यादा से ज्यादा पर्सन, मेनी पर्सन आर इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा पर्सन से ज्यादा का लोड सब कह सकते हो, ज्यादा का पर्सन जो मान लो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज में अगर इंक्रीज है तो इससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहेगा नहीं, और कंट्री का नेशनल इनकम है वो भी ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगा। पॉवर्टी विल बी रिड्यूस, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, सब अर्निंग कर रहे हैं, स्किल का यूज करके बेटर कमा रहे हैं, बेटर अर्निंग कर रहे हैं, तो ये पॉवर्टी का प्रॉब्लम है ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल विल बी इंक्रीज, बताया जाएगा जब पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, यानी जो पर पर्सन होता है, जब अपने लेबर, अपने जो लेबर जो बताया अपन ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि स्किल को प्रोवाइड करके, स्किल को लेकर या स्किल का यूज करके, जब उसकी जो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो पर कैपिटा इनकम ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होती है तो लाइफ स्टाइल है पीपल का वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दे रखा है आपके स्किल डेवलपमेंट का एग्जाम के अंदर, जो इससे रिलेटेड आपके इस लेसन के अंदर से आपके 4 मार्क्स आता है। जैसे कि लास्ट टाइम या उससे पहले 2018 में जैसे कि आपके यहाँ पर बैकवर्ड इकोनॉमी का दे रखा था, या इंडिया की इकोनॉमी का बैकवर्ड क्यों रहते हैं, इसके फेवर में 4 जो आपके रीजन बताइए, या इंडिया की इकोनॉमी एक डेवलपिंग नेचर की इकोनॉमी, ये भी हो सकते हैं इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इनके एडवांटेज देख सकते हो, जैसे स्किल डेवलपमेंट का क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, या इससे पहले पढ़ा था अपन ने स्वदेशी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी क्या है, व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी, व्हाट आर द प्रॉफिट ऑफ स्वदेशी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं 4 के बंद से आएगा, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको आपको इस लेसन को प्रिपेयर करना है। थैंक यू।